नुकसान पहुंचाया। तो मैं इसके लिए चाहता था कि आज मैं आप बड़े आराम से जो मेरी साइड है, जो हमारी साइड है, वो मैं आपको बताऊं। मसला हमारा सबसे बड़ा क्या है कि जो भी तहरीक इंसाफ का कारकुन या सपोर्टर या उसका कोई ओहदेदार, तकरीबन सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया। और अगर जो जेल में नहीं अभी तक डाले, वो सब अंडरग्राउंड चले गए, वो घरों से बाहर चले गए, क्योंकि उनके घर पे छापे पड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा पूरा इंफॉर्मेशन लेना मुश्किल भी है और मुझे देर भी लगती है। तो अब हो क्या रहा है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेना बड़ा मुश्किल है। हमें इतना पता है कि 25 हमारे लोगों को शहीद किया गया गोलियां मार के। कितने 100 लोगों को, अब तक कोई फिगर है 700 लोग, जिसमें से कईयों को गोलियां लगी हुई हैं। मसला हमारा यह है कि हमें इंफॉर्मेशन आ नहीं रही, गवर्नमेंट दे नहीं रही इंफॉर्मेशन। हमारे लोग अंडरग्राउंड गए हुए हैं, हमें उनसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, हुकूमत की तरफ से कोई बात ही नहीं कर रहा कि 25 लोगों को शहीद किया गया है और वो सारे, किसी के हाथ में हथियार नहीं था। तो गोलियां मारी गई हैं। क्या इस मुल्क में कोई जान की अहमियत नहीं है? मैं बार बार बताता हूं कि फ्रांस के अंदर वो सीधे सीधे पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं। एक आदमी को गोली मारी है किसी ने, क्योंकि अपने शहरियों को गोली मारने की इजाजत नहीं जब वो एहतजाज कर रहे हों। ये एक जमहूरियत के अंदर हक होता है। हमारे लोगों को इन्होंने पकड़ा जी, जियो फेंसिंग करके हमने पकड़ लिया, तहरीक इंसाफ के कारकुन फलान जगह पे थे। भाई जियो फेंसिंग तो ये बता रही है कि वो एक जगह के ऊपर थे, यानी अगर आपने चले कोर कमांडर के घर के सामने, तो वो जियो फेंसिंग में आ जाएगा। क्या वो ये जो तोड़ फोड़ थी इसमें शामिल थे? क्या वो आग लगाने में शामिल थे? अगर थे तो हम सबसे ज्यादा मजम्मत हम करते हैं। ये भी एक प्रोपेगेंडा के इमरान खान ने मजम्मत नहीं की। इतना बड़ा झूठ। 4 दिन मैं बंद था, 4 दिन मुझे जेल में, मुझे कुछ पता ही नहीं था, नजर बंद था। जब मैं जेल से निकला और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा कि मैं हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ हूं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मैंने उनको बताया कि 27 साल मेरी पॉलिटिक्स है, मुझे गोलियां लगी, कभी हुआ कि मैंने अब अपने लोगों का तोड़ फोड़ करो, कि जाके किसी को, मैंने नाम लिया उस ऑफिसर का, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जो 3 में से एक सस्पेक्ट था, जो जब मुझे गोलियां लगी, किसी ने कुछ किया? कोई सरकारी बिल्डिंग जलाई, कुछ किया? तो मैं 4 दिन बंद हूं, बाहर निकलता हूं तो मुझे पता चलता है जी ये हो गया। तो मेरे से जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं इसकी सख्त मजम्मत भी करता हूं, और मैं कभी अपने लोगों को इजाजत नहीं दी आज तक कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कुछ करें। अब मैं ये चाहता हूं, ये थोड़ी सी 5 मिनट आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमने चीजें जमा की हैं, ये जरा आप देखें कि ये नहीं कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी, और ये साजिश प्लान करके तहरीक इंसाफ को खत्म करने की साजिश थी। सबको डर लग गया था, पीडीएम की सारी पार्टीज को पता था कि ये जो भी हो जाए, ये अब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं हरा सकते। और फिर ये प्लान बना, पूरी साजिश बनी कि किसी तरह इनको कलअदम किया जाए, इनके ऊपर सारा ये जो हुआ पूरा प्रोपेगेंडा करके इनके ऊपर डाला जाए। जिस पार्टी ने 27 साल से कभी कोई आइन और कानून के बीच पे रह के खेला, उसको एकदम इन्होंने ऐसे दिखाया कि वो पार्टी कोई बड़ी वायलेंट पार्टी थी। और इनकी तकरीरें सुन लें, इनकी बातचीत सुन लें, कि लगेगा ऐसे कि इससे ज्यादा कोई खौफनाक जमात नहीं आई। वो जमात जिसके अंदर औरतें और बच्चे हों, वो जमात जिसके जलसों के अंदर फैमिलीज आए, वो जमात जिसकी प्रोटेस्ट पे फैमिलीज आए, वो कभी इंतशार करेगी? कभी वो सोचेगी जलाना और
یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی 5 منٹ کی فلم ہے، یہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کی منظم سازش یا تحریک انصاف کے خلاف منظم سازش؟ 25 مئی کے ظلم و ستم واپس آئیے۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید اور سینئر تجزیہ کار آفتاب اقبال جو اس موقع پر موجود تھے۔ پروٹیسٹ ہم نے تو پرامن پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا۔
वजीर इत्तलात था शौकत यूसुफ सही, वो फाउंडर मेंबर्स, उनको वो कौन लोग थे जिन्होंने पकड़ के उनके कपड़े फाड़ दिए जब वो रोक रहे थे लोगों को कि नहीं आपने ये लोगों को इश्तिहार नहीं देना, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो वो कौन लोग थे? हर जगह से एक ही खबरें आ रही हैं। वहां मियाँ वाली में वो लोग बड़े फख्र से वो जहाज, उसको जहाज चौक कहते हैं, तो वो जो सेबर जेट लगा हुआ है बड़े फख्र से लोग उसको देखते। वो MNA जो हमारे अमजद अली खान हैं, उन्होंने कहा मेरे सामने ये लोग आए और इनके पास कोई चीज थी, क्योंकि वो जल ही नहीं सकता था, वो तो एल्यूमिनियम था, इन्होंने कुछ किया, इनके सामने आके उसको जला दिया। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है, जिस तरह सारी दुनिया में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, हम कुछ नहीं और चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मैं आज जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है, और मेरी 27 साल की पॉलिटिक्स है, यानी मैं इसको कहता हूं 27 साल की इंसाफ की तहरीक की जद्दोजहद है, जहाद है। मैं ये चाहता हूं कि एक जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं अभी आपके सामने पेशन गोई करता हूं कि निकलेगा क्या। मुझे पुलिस से भी पकड़वा सकते थे, मैं हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकलता, वहां पुलिस ही पुलिस थी, वो पुलिस मुझे पकड़ लेती, हमारे पास तो कोई लोग नहीं थे, बाहर भी पकड़ सकते थे। क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं वहां बैठा हूं, तोड़ फोड़ करके, जिस तरह अटैक किया रेंजर्स ने, जिस तरह लोगों को मारा, वकीलों को मारा, वो बेचारा वहां अमला था, उसके अंदर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमला बैठा हुआ था, उनकी मशीनें थी, उनको मारा, मशीनें तोड़ दी। हम कौन थे? वहां कुछ दहशतगर्द बैठे हुए थे, मुझे मारा, और फिर जिस तरह पकड़ के लेके गए, सारी दुनिया में जब उसके इमेजेस आने थे तो क्या उसका रिएक्शन नहीं आना था? लेकिन रिएक्शन शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि पुरअमन एहतजाज, असद उमर जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है वो कह रहे हैं पुरअमन, यास्मीन राशिद कह रही हैं, और वह उधर शाह फरमान, सारी जगह से लीडरशिप कह रही है पुरअमन एहतजाज। मुझे जेल में डाल देते हैं, मुझे पता नहीं चलता क्या होता है। तो क्या ये जिन लोगों ने ये प्लान करके, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग कैसे जल गई? एहतजाज तो कहीं और हो रहा था, उधर कौन पहुंच के किसने बिल्डिंग जला दी? CCTV कैमराज हैं इधर, वो जो आदमी इश्तियाल दिलवा रहा है लोगों को कोर कमांडर के घर के बाहर, और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं खुद भाग जाता है। इनकी तो आप नादरा के डेटाबेस में आप उसको पता चल सकता है वो कौन आदमी था। तो क्या कोई किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन के बगैर एक वन साइडेड कंट्रोल्ड मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है? मुझे पकड़ा, इंटरनेट सर्विसेज बंद की, सारे मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल्ड मीडिया के ऊपर पहले से वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो गया कि PTI ने कितना जुल्म किया। मौका ही नहीं दिया हमें अपना मौका पेश करने के लिए, सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया। मैं अकेला जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जब मुझे रिहा होता हूं, पहले मुझे 3 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बंद कर देते हैं कि जी रास्ता ही नहीं साफ। अगर वो रात के 11 बजे मैं वहां से निकलता हूं, हालांकि फैसला 6 बजे आ गया था, मैं बैठा हुआ वहां, उसके बाद हमारे लोगों को हर किसी को पकड़ लेते हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं कि किस दुनिया में ऐसे होता है कि सारी सीनियर लीडरशिप को पकड़ लिया? वो भी जो लोग कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, उनको भी पकड़ लिया। वो लोग जिन्होंने हमेशा बात की कि हम PTI आइन और कानून के बीच में रहना चाहते हैं, सारे आज जेल में हैं, सारी सीनियर लीडरशिप जेल में, ये छुपी हुई है। और फिर कारकुनों को पकड़ लिया, लेकिन कारकुनों को नहीं सिर्फ पकड़ा, जो भी सपोर्टर्स थे उनको पकड़ लिया। यानी ये इंतहा थी कि पिछली इतवार को हमने, तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी कि पाकिस्तान को बचाओ, आइन को बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। इसके ऊपर लोग अपने प्लेकार्ड्स पकड़ के आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ खड़े हैं, उनमें से लोगों को पकड़ के ले गए। कभी औरतों से, मैं ये बार बार कहता हूं, कभी औरतों से ये जुल्म नहीं किया जो हमने इस बारी देखा कि यानी प्लान करके औरतों को जलील करना। पुरअमन एहतजाज
आइन हमें हक देता है, हम कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं। आइन ने यह नहीं कहा कि आप इधर एहतजाज कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते। कहीं भी पाकिस्तान के अंदर हम एहतजाज कर सकते हैं अगर हम समझें कि कोई नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है। ये हमारा हक है, ये आइन हमें हक देता है। ये कह रहे हैं जी कि जो भी पीटीआई का वो आइन बचाओ मुल्क बचाओ पे खड़े हुए हैं, उनको भी पकड़ के जेलों में डाल दिया। वर्कर्स को क्या कह रही थी, जियो फेंसिंग हमने की, वो लोग वहां खड़े हुए थे। लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, उस पर पकड़ के लोगों को अंदर डाल दिया। लोग निकलते हैं, जेल में से निकलते हैं, अदालत जाते हैं, बेल मिलती है, पुलिस खड़ी होती है, फिर जेलों में डाल देती है। देखें, ये कोई इसलिए नहीं हो रहा कि पीटीआई ने कोई गलतियां की हैं या कोई जुल्म किया। और मैं ये वाज़ेह कर दूं, किसी पीटीआई का कारकुन कोई जला रहा है, कुछ कानून तोड़ रहा है, गाड़ियां तोड़ रहा है, अगर उसकी तस्वीर आती है हमें बताएं, हम उसको कहेंगे कि जाके अपने आप को अदालत के सामने पेश करो, हम कहेंगे उनको जेलों में डालो, सजाएं दो। लेकिन ये तो होता ही नहीं है कि वन साइडेड एक पूरी कैंपेन चल रही है जो पीटीआई का। और अच्छा, इसमें क्या उन्होंने गलती की कि आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, वो खड़े हैं दरवाजों के बाहर, वो जो एक लम्स का प्रोफेसर है उसके देखिए हाल, टांग तोड़ दी, बाजू तोड़ दिया, वो ये खड़ा हुआ फैमिली के साथ, आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ। ये कौन सा इसने मुल्क का कानून तोड़ा था? तो इस वक्त कोई मुल्क के अंदर कानून नहीं काम कर रहा, हमें सिर्फ उम्मीद अदलिया से है। और अदलिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने, जजेस के ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है कि किसी तरह हमें रिलीफ ना मिले। देखें होगा क्या, जरा आगे का मैं आप सोचता हूं ना, मैं एज ए पाकिस्तानी सोचता हूं। अगर तो मुझे कोई ये बता दे, हमारी ये पीडीएम की सारी जमातें बता दें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बता दें मुझे कि जी हमें ये बताएं कि अगर अब आपने हमारे जो 2 इलेक्शंस जो होने चाहिए थे 14 मई को, एक पंजाब का और उसके बाद पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया है, आइन टूट गया पाकिस्तान का, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, ये केयरटेकर गवर्नमेंट अब गैर कानूनी बन चुकी हैं, इनके सारे ऑर्डर्स इलीगल हैं, तो गैर आइनी तो हो गया काम, नजरिया जरूरत पे तो चल रहा है पाकिस्तान, अब आइन से तो हट चुका है। तो मुझे ये बता दें कि ये हमें कह रहे थे कि जस्टिस साहब ने कहा कि नेगोशिएट करो इनसे, हमने बातचीत शुरू की, वो कह रहे जी जब इलेक्शन होंगे, सितंबर के अंदर इलेक्शन होंगे। तो हमने कहा कि आपने सितंबर में करवाना है, अक्टूबर में करवाना है, वो आपका राइट है, फेडरल गवर्नमेंट में आप हैं, लेकिन हमारा राइट था प्रोविंसेस में, नहीं प्रोविंसेस में भी हमने करवाने। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे हम नेगोशिएट क्या करें, क्योंकि ये नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाए, इनको पता है इलेक्शंस में इन्होंने हार जाना है। सो ये जो सारा साजिश हो रही है, ये हो ही एक वजह से रही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के काबिल ही ना रहे, और फिर ये अपनी तरह जब ये समझे कि पीटीआई अब बिल्कुल दब चुकी है, तब ये इलेक्शन करवा के जीत जाए और फिर वापस आ जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं पूछता हूं कि इससे मुल्क को क्या फायदा है। चले मैं मान गया पीडीएम आ गई, वो तो अभी भी बैठी हुई है, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा है? क्या अक्टूबर में हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या चेंज आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे करके नीचे जा रहा है, सबके सामने पाकिस्तान के हालात हैं। तो पाकिस्तान को इसका क्या फायदा है? आप मुझे यही बता दें कि पाकिस्तान को इसका अक्टूबर में इलेक्शन का क्या फायदा है। मुझे यह बता दें कि अच्छा -1 कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का यह फायदा है, वो भी मुझे बता दें, मैं -1 होने के लिए तैयार हूं। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो, लेकिन ये जो चीजें हैं ये तो हम वो कहते हैं ना, हम उधर जा रहे हैं बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इधर से वापसी कोई नहीं है। जब एक मुल्क का आइन टूट जाता है, जब मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाते, जब हाई कोर्ट फैसला करता है कि जी इमरान रियाज को या प्रोड्यूस करो और उसको नहीं दिया जाता, उसको सामने अदालत के नहीं लेके आते,
جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے، جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں، کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں، یہ تو اب جنگل کا قانون ہے۔ تو ادارے بھی کرش کر دیے، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا، اس کے فیصلے نہیں مانتے۔ 14 مئی گزر گئی، الیکشن نہیں ہوا، اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے، نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو، ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے۔ گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں، کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس، سب گھر توڑ کے، اچھا اگر وہ جو جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ قانون، رول آف لا جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے، ہمارے پروفیشنلز 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ شوکت خانم میں تقریباً 10% کنسلٹنٹس، یاد رکھیں ہسپتال، کینسر ہسپتال کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ 10% کہہ رہے ہیں، 5% چھوڑ کے چلے گئے، 5% تیار ہیں چھوڑنے کے لیے، کیونکہ لوگ امید ختم ہو گئی ہے لوگوں کو ملک سے۔ بیرون ملک پاکستانی کیوں شور مچا رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں آج اپیل کرتا ہوں ہر وہ لوگ جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ ملک آپ نے سنبھالنا ہے، یہ آپ کا بھی پاکستان ہے۔ فائدہ صرف اگر یہ نیچے بھی چلا جائے گا تو صرف ان کو ہوگا جن کا سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی، یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ زرداری کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ نواز شریف کو کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ لیکن جنہوں نے جینا مرنا اس ملک میں ہے وہ تو سامنے تباہی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کہہ جی کہ عمران صاحب آپ کو اگر ملک سے باہر جانے کی کہا جائے تو آپ چلے جائیں گے؟ میں کیوں باہر جاؤں گا؟ میری کون سی باہر پراپرٹی رہے گا؟ میں تو سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آیا ہوں، یہ میرا تو گھر ہے، یہ میرا، میں کیوں کہیں باہر جاؤں گا؟ میں ان دونوں کی طرح جب مشکل آتی ہے تو دم دبا کے باہر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ پیسہ ہے، اربوں ڈالرز انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے تو یہی رہنا ہے، اور جنہوں نے یہی رہنا ہے، میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ قانون جس ملک کا ختم ہوتا ہے، انصاف کا سسٹم ختم ہوتا ہے، جس ملک میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو آ گیا ہے، جس ملک کے اندر آئین ختم ہو جاتا ہے، جس ملک کے اندر کمزور کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور طاقتور جو مرضی چاہے کر لیتا ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، یہ نہیں چلنے لگا، یہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا۔ تو ابھی بھی ایک ہی راستہ ہے، جو بھی میری بات سن رہے ہیں میری یاد رکھیں، وہ پاکستانی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے، جس کو پرائم منسٹرشپ دیکھ لی ہے، اس سے زیادہ پیار عوام کا دیکھ لیا ہے۔ میں ان سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک راستہ باغے، صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں، وہ شروع ہوگی ہماری فائٹ بیک اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے۔ شکریہ۔